चलिए, गुड मॉर्निंग। आज हम डे वन आज संकल्प ड्रीम 450 का इतिहास का देखते हैं क्वेश्चंस, जिसका कि एचडब्ल्यू आपको कल मिल गया था। तो हम अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इसमें 2 अंक स्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो हमारा पहला जो प्रश्न है वो है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो हम हर एक चीज के बारे में बता दिए थे, जैसे वो आपको बता दिए थे। एक राष्ट्रवाद के बारे में बताएं, एक जातिवाद के बारे में बताएं, एक धर्मवाद के बारे में बताएं, एक स्त्रीवाद के बारे में बताएं जिसको नारीवाद भी कहते हैं। एक हम आप लोगों को आतंकवाद के बारे में बताया, हर किसी का परिभाषा बता चुके हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा कि अगर राष्ट्रवाद का पूछे कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो सिंपल सा बात है कि जब कोई व्यक्ति अपना फायदा छोड़ करके केवल अपने राष्ट्र के बारे में सोचता है। जब कोई व्यक्ति अपना फायदा छोड़ करके केवल अपने राष्ट्र के बारे में सोचता है, तब उस व्यक्ति को हम राष्ट्रवादी व्यक्ति कहते हैं। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर जो भावना पनप रही है, उसी भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और बात रही कि राष्ट्रवाद से आगे है जो जातिवाद किसको कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपना फायदा छोड़ करके केवल अपने जाति के बारे में सोचता है, तो उस व्यक्ति की जो भावना है उसको जातिवाद भावना कहते हैं। उसी तरह से आतंकवाद में है कि जब कोई व्यक्ति अपना फायदा छोड़ करके केवल आतंक के बारे में सोचता है, उसको आतंकवाद कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक अच्छा तरीके से लिखा जाए तो हम यहाँ पर लिखें कि अपने देश के प्रति अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। और अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लेंदी लिखना है, तो ये लिख सकते हैं कि किसी विशेष भौगोलिक, सामाजिक एवं संस्कृत परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता के वाहक को राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी किसी विशेष भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, भौगोलिक मतलब कि एक जैसा जहाँ परिस्थितियां होगी वहां के लोग, एक जैसे जहाँ समाज हो गए वहां के लोग, या एक जैसे जहाँ संस्कृति हो गए वहां के लोग के बीच में, वहां के लोगों के बीच में एकता का जो वाहक बनता है, एकता का जो वाहक बनता है, उसी को कहा जाता है राष्ट्रवाद। उसी को क्या कहते हैं? उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं इस बात को लेकर के। अगला हमारा टॉपिक है कि मेजनी कौन था। दूसरा क्वेश्चन है, मेजनी कौन था। आप इस पीडीएफ को लेकर के चिंता ना कीजिएगा, ये पीडीएफ आपके व्हाट्सएप चैनल पे चला जाएगा। तो जो जो लोग उसको फॉलो नहीं किए हैं तो आप लोग फॉलो कर दिए। तो मेजनी कौन था, देखिए बात आता है कि मेजनी कौन था। तो हम देखेंगे मेजनी के बारे में। सबसे पहले आपको ये बातें जानना चाहिए कि मेजनी जो है वो आपके फर्स्ट चैप्टर में एक नायक के रूप में, नायक कहिए तो हीरो के रूप में आया है मेजनी। तो मेजनी के बारे में 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो ज्यादा डीपली हम नहीं लिखेंगे। सिंपली से हम इसको लिखेंगे कि मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक एवं योग्य सेनापति था। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक एवं योग्य सेनापति था। और मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन से था। मेजनी का जो संबंध, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि मेजनी का संबंध किससे था, तो कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन से था। इन्होंने यंग इटली, मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था जो था उसका स्थापना कर इटली के एकीकरण को बढ़ाया। इटली के एकीकरण को क्या किया? आगे बढ़ाया। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। तो इसका उत्तर होता है, देखिए जर्मनी का एकीकरण का तो यूं तो बहुत बाधा था, लेकिन 2 नंबर में हम कितना विशेष लिखें? तो नॉर्मली 3-4 लिखना है। तो लिखना ये है कि जर्मनी के एकीकरण के निम्नलिखित बाधाएं थी। नंबर 1, जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। जर्मनी जो था 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। और सभी के सभी राज्यों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। इतना ही नहीं, इन सभी राज्यों में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक विषमताएं मौजूद थी। वहां के लोग अलग अलग धर्मों को मानते थे, अलग अलग राजनीतिक विचारों से प्रभावित थे, अलग अलग सामाजिक सोच से परिचित थे। तो ये लोगों के बीच कभी आपस में ऐसा देखने को नहीं मिला जिससे कि लगे कि हाँ भाई एक होने का इसमें हुनर या एक होने का जिज्ञासा है। तो इन सभी कारणों से ये एकीकरण बाधा लग रहा था।
और ये चौथा जो कारण है वो बाहरी यानी विदेशी हस्तक्षेप का होना, जैसे मेटरनिक का घोर प्रतिक्रियावादी नीति। मेटरनिक कभी नहीं चाहता था, मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो मेटरनिक जो है कभी नहीं चाहता था, मेटरनिक कभी नहीं चाहता था कि ये जो है इटली या जर्मनी ये एक हो। तो हमें जर्मनी से पूछा है तो ये लिखेंगे बाहरी विदेशी हस्तक्षेप का होना। चौथा क्वेश्चन है, मेटरनिक युग किसे कहते हैं? देखिए मेटरनिक युग उसको कहेंगे कि यूरोप जो है, यूरोप में 1815, कब? 1815 से लेकर के 1848 तक के शासनकाल को मेटरनिक युग कहा जाता है। देखिए बात ये था कि 1815 से पहले नेपोलियन युग था, और नेपोलियन बोनापार्ट के पराजय के बाद वियना कांग्रेस हुई, यानी वियना सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन से मेटरनिक का दबदबा बढ़ा। वियना सम्मेलन से किसका दबदबा बढ़ा? मेटरनिक का। और मेटरनिक 1815 में ऑस्ट्रिया का चांसलर से बना और 1848 तक रहा, और जब तक ये शासन में रहा पूरा यूरोप में ये अपना दबदबा बनाए रखा। इसी समय के शासनकाल को क्या हम कहते हैं? मेटरनिक युग। तो परिभाषा है कि यूरोप में 1815 से 1848 तक के शासनकाल को मेटरनिक युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय यूरोप में ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक का दबदबा कायम था। किसका दबदबा कायम था? मेटरनिक का। तो ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? तो यूं तो 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बहुत कारण थे, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन है लघु उत्तरीय, तो हम देखते हैं कि लिखेंगे 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, लुई फिलिप की कमजोर एवं उदारवादी नीति। लुई फिलिप का जो था वो नीतियां कहीं ना कहीं ये 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का सबसे प्रमुख कारण था। और सबसे उसमें अगर उसमें भी प्रमुख ढूंढा जाए तो उन्होंने क्या किया, एक गीजो नामक व्यक्ति थे जो घोर कट्टर प्रतिक्रियावादी था, उनको अपना प्रधानमंत्री बना दिया। अब देखिए बात ये था कि लुई फिलिप जो थे वो उदारवादी लोगों की सहायता से सत्ता में आया, और उन्होंने अपना प्रधानमंत्री बना दिया गीजो को, जो कि एक अलग ही किस्म की थी। इससे लोग नाराज होने लगे और धीरे धीरे क्रांति का रूप ले लिया। और तीसरा है जो लुई फिलिप की असफल विदेश नीति। लुई फिलिप कोई खास विदेश नीति नहीं लागू कर पाए, जिससे कि उनको असफलता मिली। और आखिरी है, लुई फिलिप के शासनकाल में भुखमरी एवं बेरोजगारी का बढ़ना। लाजमी सी बात है जी, जब सोचिए कोई विकास का कार्य नहीं हो, हर एक नीति असफल हो जाए, तो क्या वहाँ विकास हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, वहाँ विकास का कोई चांस ही नहीं है। तो क्या होगा? भुखमरी होगी, बेरोजगारी होगी। तो इन सभी कारणों से फ्रांस की 1848 की क्रांति हुई। तो इसी के साथ आज आपका डे 1 का 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल गया। ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, आप इस संकल्प क्लासेस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा यूट्यूब पे, ताकि आपको वीडियोस वहाँ व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन ना भी मिले तो यहाँ मिल जाए। और आज भी आपको एचडब्ल्यू मिल जाएगा शाम में आपको एचडब्ल्यू देखिए वही ग्रुप में मिलेगा व्हाट्सएप चैनल पे। 9 बजे से 10 बजे रात के बीच मिलेगा, 9 से 10 रात के बीच आपको मिल जाएगा। तो आप उसको पहले बनाने का प्रयास कीजिएगा रात में, अगर नहीं बनेगा तो आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तो चलिए मिलेंगे फिर कल एक नए वीडियो के साथ डे 2 में। तो आज यहीं तक।